एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग मैंने अभी आपको बताया कि कई जगह जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का उपयोग होता है। क्रम से आप देखेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक महत्वपूर्ण उपयोग है सबस्टेंस की रिलेटिव डेंसिटी ज्ञात करना। सेकेंड है हाइड्रोमीटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाइड्रोमीटर जो सबस्टेंस की प्योरिटी नापने के लिए उपयोग होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर आधारित है। द लैक्टोमीटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लैक्टोमीटर जो दूध की शुद्धता मापने के लिए उपयोग किया जाता है, यह भी प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज यानी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर ही आधारित है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज इन डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन्स। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का उपयोग शिप के डिजाइनिंग में और पनडुब्बी बनाने में किया जाता है। तो ये आपके 4 महत्वपूर्ण एप्लीकेशन हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के। अब आगे हम लोग परिचर्चा करेंगे अब हम लोग चर्चा करेंगे व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट आर सिंक इन द लिक्विड। कौन सा कारक है जिसकी वजह से वस्तुएं या तो डूब जाती हैं या तैरती हैं। कब वस्तु तैरेगी और कब वस्तु जो है डूब जाएगी, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। यदि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा वह ज़्यादा होगा और वस्तु जो है तैरेगी, लेकिन उसका कुछ पोर्शन ऊपर होगा। लेकिन यदि हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर है तो वस्तु जो है तैरेगी, क्योंकि इस दशा में जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा वह हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। तो इस दशा में वस्तु जो है फ्लोट करेगी, तैरेगी। अब एक प्रश्न ये उठता है कि और कौन से कारक है जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि वस्तु द्रव में डूबेगी या तैरेगी। एक टर्म आता है डेंसिटी, बाद में हम रिलेटिव डेंसिटी की परिचर्चा करेंगे। तो डेंसिटी, जैसा कि पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। यानी पर क्यूबिक मीटर या पर सेंटीमीटर क्यूब जो मास होता है उसको डेंसिटी कहते हैं। यदि दो सबस्टेंस का इक्वल वॉल्यूम आप लेते हो तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा मानी जाएगी। यदि दो सबस्टेंस, मान लीजिए एक A1 है और दूसरा A2 है, एक सबस्टेंस A1 है और दूसरा सबस्टेंस B है, A है और दूसरा B है, और दोनों का बराबर वॉल्यूम लिया गया है, तो डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। किसकी ज़्यादा होगी? जिसका मास ज़्यादा होगा। और जब मास ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये हुआ
कि उसका पर क्यूबिक मीटर यानी उसके 1 मीटर वॉल्यूम का जो मास है वह ए का बी की अपेक्षा ज़्यादा है। यदि मान लेते हैं ए की डेंसिटी ज़्यादा है और बी की डेंसिटी कम है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों का अगर समान वॉल्यूम लेते हैं तो ए का जो मास होगा 1 मीटर क्यूब का चाहे 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम का वह बी की अपेक्षा ज़्यादा होगा और बी का ए की अपेक्षा कम होगा। तो ये डेंसिटी होती है। अब यहाँ पर एक सिद्धांत यह काम करता है कि कौन सी वस्तु द्रव में डूब जाएगी, कौन सी वस्तु द्रव में तैरेगी, पानी में तैरेगी। तो यदि वस्तु की या सबस्टेंस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो वस्तु जो है, यदि वस्तु की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। और यदि वस्तु की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो वस्तु तैरेगी, या वस्तु की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर है तब भी वस्तु तैरेगी। ठीक है। जैसे लोहा है तो लोहे की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है तो लोहा क्या होता है, पानी में डूब जाता है। ठीक है। काठ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इस नाते काठ जो है द्रव में तैरता है। क्लियर हो गया।